नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान अकेडमी सिविल लाइन्स इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, टीचिंग एप्टीट्यूड के फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर की महत्वपूर्ण यूनिट दैट इज हायर एजुकेशन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को मैंने लगातार इधर सीक्वेंशियल वीडियोस के रूप में अपलोड किया और उसी क्रम में आज मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि अदर क्वेश्चन के रूप में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं या पूछे जा भी सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड क्या है, भारत में अकादमिक पदक्रम, इसके अलावा ई पाठशाला, लीप, अर्पित, बहुत सी ऐसी योजनाएं, ओपन हाउस सिस्टम, नेशनल एजुकेशन डे, टीचर्स एंड वर्ल्ड टीचर्स डे इत्यादि पर मैं एक डेप्थ एनालिसिस डिस्कशन आज करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी महत्वपूर्ण सेक्शंस, महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं इधर डिस्कस करता हूँ वो आपको समयवार ऑटोमेटिकली इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप इजीली मेरे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को या महत्वपूर्ण वीडियोस को देख सकें। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण पॉइंट से, दैट इज नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड। लास्ट 2 से 3 बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड क्या है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी नैक के साथ भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की मान्यता के लिए जिम्मेदार 2 राष्ट्रीय निकायों में से एक है। एनबीए यानी कि राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड तकनीकी कार्यक्रमों, इंजीनियरिंग और प्रबंधन कार्यक्रमों को मान्यता देता है, जबकि नैक सामान्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो नैक का एक्रेडिशन जो है वो जनरली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए होता है। जस्ट लाइक नैक वर्क करता है, ठीक उसी प्रकार से एनबीए वर्क करता है। एनबीए का वर्क होता है इंजीनियरिंग कॉलेज और टेक्निकल सेक्शंस और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना और मान्यता देना। एनबीए को 1994 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा स्थापित किया गया था और 2010 से एक स्वायत्त निकाय के रूप में संचालित किया गया था। स्वायत्त निकाय, एज यूजुअली मैंने आपको पहले बताया, स्वायत्त निकाय का मतलब होता है ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब होता है जो अपने आप में संप्रभु हो, स्वयं अपने डिसीजंस ले सके, पॉलिसी मेकिंग में सक्षम है, जिसे किसी भी बॉडी की से अपने डिसीजंस को लेने के लिए किसी प्रकार की कोई अनुमति ग्रहण कराने की आवश्यकता नहीं हो। नैक के समरूप ही एनबीए भी भारत में एक शक्तिशाली संस्था है जो मान्यता प्रदान करता है। सन 2014 में इसे वाशिंगटन समझौते में पूर्ण सदस्यता का दर्जा दिया गया था। चेयरमैन इसके वर्तमान में सुरेंद्र प्रसाद हैं और 1989 में एक महत्वपूर्ण बात, 1989 में स्थापित द वाशिंगटन एकॉर्ड देशों और क्षेत्रों में मान्यता के लिए जिम्मेदार निकायों के बीच पेशेवर इंजीनियरिंग अकादमी डिग्री के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन समझौता है। यानी इसके विषय में कहा गया कि वाशिंगटन एकॉर्ड देशों यानी कि वाशिंगटन में एक मीटिंग होती है, जिसमें अमेरिका के वाशिंगटन में इस मीटिंग में जितने भी इंजीनियरिंग से कहा जाए रिलेटेड पेशेवर संस्थानें हैं, उनके संबंध में फैसला लेना, उनके संबंध में उनको मान्यता देना, उनके संबंध में क्या क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, इस संबंध में एक वाशिंगटन एकॉर्ड बनाया गया, जिसमें एनबीए को एक साझेदार बनाया गया, एक जिम्मेदार बनाया गया और भारत में इसे विशिष्ट प्रकार से मूल्यांकन हेतु प्रभार और इसको समझौते के तहत लाया गया। इस प्रकार से एनबीए एक महत्वपूर्ण संस्था है जो कि इंजीनियरिंग और पेशेवर संस्थानों के लिए और बहुत से ऐसे कार्यक्रमों के रूप में जो तकनीकी शिक्षा से रिलेटेड है, भारत में प्रमुख कार्य करता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट वो है भारत में एकेडमिक पाठ्यक्रम पदक्रम यानी कि एकेडमिक पोजीशंस इन इंडिया, उस पर डिस्कशन करेंगे। भारत में एकेडमिक पोजीशंस यानी भारत में एकेडमिक पोजीशंस का मतलब हुआ कि पदक्रम हायरार्की का क्या सिस्टम है, कैसे सबसे बिगिनिंग कहाँ से होती है और फिर उसके प्रक्रिया में कैसे ऊपर तक चढ़ा जाता है। तो एज यूजुअली आपने सुना होगा असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर।
आज की डेट में विश्वविद्यालय में पदानुक्रम के रूप में देखा जाए तो सबसे नीचे स्तर से एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है। पदानुक्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर को पहले लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर के रूप में जाना जाता था। पहले लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर ये वास्तव रूप से ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार भारत में अपनाया गया था। तो ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार भारत में जब ब्रिटेन में के आधिपत्य में भारत था तो उस समय से ये प्रणाली चली आ रही थी, लेकिन वर्तमान में भारत ने इसे त्याग करके अमेरिकन प्रणाली को अपना लिया है, जिसके तहत अमेरिकन सिस्टम के अनुसार लेक्चरर को असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर को एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर को एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर कहा जाता है। लेक्चरर पदाधिमान को अब हटा करके इंटरमीडिएट कॉलेज में 11वीं और 12वीं के शिक्षक के पदाधिमान के रूप में रख दिया गया है, बना दिया गया है। लेकिन सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की बात करने से पहले ये भी देखें कि कुछ अन्य स्थानों पे भारत में ही 2 और पद सृजित किए गए हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर से नीचे होते हैं। एक है रामानुजन और रामलिंगा स्वामी, जिसके ये रामानुजन, रामलिंगा स्वामी जैसे सरकारी प्रायोजित फेलोशिप है। ये फेलोशिप 5 वर्ष के अनुबंध अवधि के लिए सक्षम उम्मीदवारों को प्रदान किया जाता है, जिसके दौरान उन्हें एक शैक्षणिक या अनुसंधान संगठन द्वारा होस्ट किया जाता है। उनका प्राथमिक कार्य उच्च गुणवत्ता वाला मूल अनुसंधान करना है। वे अपने प्रदर्शन के अधीन इस अवधि के दौरान एक सहायक प्रोफेसर या सहयोगी प्रोफेसर के रूप में नियमित संकाय बन सकते हैं। तो दे मे बी बिकम अ रेगुलर फैकल्टी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर ड्यूरिंग दिस पीरियड सब्जेक्ट टू देयर परफॉर्मेंस। ऐसा कुछ विश्वविद्यालय में, साउथ के विश्वविद्यालय में देखा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह वहां पर रामानुजन और रामलिंगा स्वामी अपॉइंट होते हैं। इसके अलावा एक और पदाधिमान जो हर यूनिवर्सिटीज में देखा जाता है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर इन एडहॉक फैकल्टी और कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी। संविदा आधारित शिक्षक जनरली ये 6 महीने से 1 वर्ष के लिए संविदा पे अपॉइंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखा गया कि इनका पेमेंट सिस्टम देखें तो इसके भी बिलो एक और सिस्टम होता है जो गेस्ट फैकल्टी होती है, जो कि विशिष्ट रूप से मान्य नहीं है, जिसकी कहा जाए तो एक्सपीरियंस को बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए उसे इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। वो भी 6 महीने से 1 वर्ष के लिए होता है, जिसमें सैलरी रूप में देखा जाए तो 50,000 सैलरी आज की डेट में गेस्ट फैकल्टी में रखा गया है, और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक बेसिस को 70,000 सैलरी, और उसके ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर को लगभग 90,000 सैलरी के आसपास आज की डेट में अपॉइंटमेंट के समय मिलता है। इस प्रकार से अगर हम नीचे से शुरू करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट या एडहॉक फैकल्टी, उसके ऊपर अगर हम देखें तो रामानुजम या रामलिंगा स्वामी, जो कि जनरली परमानेंट हो जाने की स्थिति में होता है, इसलिए इन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट या एडहॉक के ऊपर रखा गया है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का पदाधिमान आता है। इस प्रक्रम में हम अगर और ऊपर जाएं तो चेयरमैन, डीन, अब चेयरमैन यानी एचओडी, अब एक डिपार्टमेंट में जो सबसे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर होता है वो उसे एचओडी यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नियुक्त किया जाता है। एचओडी के ठीक ऊपर डीन के पदाधिमान को रखा जाता है विश्वविद्यालय प्रक्रम में। डीन वास्तव में एक फैकल्टी का एक हेड होता है, कई एक डिपार्टमेंट का एक फैकल्टी का हेड होता है। जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, अब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत कई एक विषय सम्मिलित हो जाएंगे, कई एक डिपार्टमेंट हो जाएंगे। इसी प्रकार फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, जिसमें सोशलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशलॉजी कई डिपार्टमेंट हैं। अब ये सोशलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और सोशलॉजी डिपार्टमेंट के तीनों डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, जिसे फैकल्टी हेड बोला जाएगा और उसी को डीन बोला जाता है। इसे डायरेक्टर भी और डायरेक्टर ऑफ फैकल्टी भी कहा जाता है। ठीक इसके ऊपर फिर प्रो वाइस चांसलर यानी जस्ट वाइस चांसलर के बिलो प्रो वाइस चांसलर का पदाधिमान क्रिएट होता है। प्रो वाइस चांसलर के ऊपर वाइस चांसलर और एट लास्ट चांसलर ये पदाधिमान बनाया जाता है विश्वविद्यालय क्रम में। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर पदाधिमान बताया। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के रूप में इधर तरफ लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वो है कहा जाए तो ऑनलाइन शिक्षण पद्धति पर आधारित ई पाठशाला
और ओपन हाउस सिस्टम और तमाम इनको, तो ई पाठशाला पर एक शॉर्ट मैं डिस्कशन करूंगा। ई पाठशाला वास्तव में 7 नवंबर 2015 को तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया एक पोर्टल है। ई पाठशाला छात्रों, अभिभावकों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों के लिए शैक्षिक संसाधनों की मेजबानी करता है, जो वेब, एंड्रॉयड, iOS और विंडोज प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ई पाठशाला पर संसाधन अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे छात्रों को ई पाठशाला के माध्यम से पाठ्य पुस्तक, ऑडियो, वीडियो, आवधिक और विभिन्न प्रकार के अन्य प्रिंट और गैर प्रिंट सामग्रियां सहित सभी शैक्षिक सामग्री का उपयोग मिल सकता है। इन सामग्रियों को बिना किसी सीमा के ऑफलाइन उपयोग के लिए उपयोगकर्ता द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। तो ई पाठशाला एक प्रकार से विभिन्न माध्यम जो भी हम ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू प्रयोग करते हैं, जैसे ऑडियो, वीडियो और कहा जाए कि पाठ्य पुस्तक या कोई भी मैटर डाउनलोड करते हैं, तो वो सारा चीज ई पाठशाला के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ छोटे और महत्वपूर्ण बातों के रूप में कुछ प्लानिंग्स या प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट द्वारा रन किए जा रहे हैं, जिसमें लीप को इधर तरफ एग्जामिनेशंस में पूछा गया। लीप है लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम, नेतृत्व के लिए शिक्षकों के कार्यक्रम। लीप का मतलब है नेतृत्व के लिए शिक्षकों का कार्यक्रम, यानी फुल फॉर्म है लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम। इसका शुभारंभ जूनियर मानव संसाधन विकास मंत्री सत्यपाल सिंह ने किया। लीप के द्वारा भविष्य में संस्थान की बागडोर संभलने की संभावना वाले शिक्षाविदों को प्रशिक्षित करने के लिए 3 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम, विदेश में 1 सप्ताह का प्रशिक्षण सहित चलाया जाएगा। इसका कार्यान्वयन शीर्ष के 15 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF रैंक वाले संस्थानों के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें IIT कानपुर और रुड़की, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, TISS मुंबई और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शामिल है। ज्ञातव्य होगा स्टूडेंट्स कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको NIRF के विषय में बताया था, और इसमें मैंने ये भी बताया था कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान बहुत से और IITs किस प्रकार से ऊपर हैं, फिर JNU, BHU, ये सारे संस्थान प्रमुख रूप से कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2019 का मसौदा भी पढ़ाया था, जिसमें यह प्रमुख बात थी कि अधिक नए संस्थान बढ़ाने के बजाय जो भारत के और विकसित संस्थान हैं उनको गुणवत्ता युक्त किया जाए और उन्हें वैश्विक परिदृश्य के समतुल्य बनाया जाए। उस दृष्टिकोण से यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है, चलाए जाने की योजना बनाई गई है, जिसमें शिक्षाविदों को यानी इंटेलेक्चुअल्स को उनके लीडरशिप वर्क को और स्ट्रांग बनाने के लिए लगभग 3 सप्ताह का प्रोग्राम रन किया जाएगा, जिसमें 1 सप्ताह तो वो भारत में 2 सप्ताह तो भारत में ही उनके एक प्रकार से उनका डिस्कशन का डेवलपमेंट किया जाएगा। इस प्रकार से लीडरशिप टेक्नोलॉजी, लीडरशिप स्किल्स डेवलप किया जाएगा, और 1 सप्ताह उन्हें विदेश दौरे पे भी ले जाया जाएगा ताकि विदेशी विश्वविद्यालयों से भी वो मिल सकें और विदेशी विश्वविद्यालय और विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों में जो विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, उनसे वो काफी कुछ सीख सकें। तो इससे भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर किए जाने की आशा व्यक्त की गई है। इसी के तहत एक और प्रोग्राम रन करने की योजना बनाई जा रही है, दैट इज अर्पित कार्यक्रम। अर्पित क्या है? ये टीचिंग के लिए एक मैनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम है, जिसका फुल फॉर्म है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। इस योजना के तहत सरकारी मंच स्वयं का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम यानी मूक, जैसे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जिसे कहा जाता है, के माध्यम से उच्च शिक्षा में सरकार ने प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए 75 अनुशासन विशिष्ट संस्थानों की पहचान की है, जिन्हें राष्ट्रीय संसाधन केंद्र NRCs नाम दिया गया है, जिन्हें रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उसी प्रक्रम में जैसा अभी मैंने आपको पूर्व में बताया कि शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए, उनमें क्वालिटी लाने के लिए, क्योंकि ये प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है कि जो भारत के ऑलरेडी संस्थान हैं, जो ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं,
उनको इतना क्वालिटी युक्त बनाया जाए कि वो वैश्विक परिदृश्य में विश्व समतुल्य वैश्विक शिक्षण के दृष्टिकोण से उनको वैश्विक बिरादरी में बराबरी लाने का प्रयास किया जाए, जिसके तहत लीप और अर्पित प्रोग्राम को रन किया जा रहा है, योजना बनाई गई है। और अर्पित प्रोग्राम में ये रखा गया है कि 75 विशिष्ट संस्थानों को चयनित किया गया है, 75 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स। अब ये विभिन्न अपने क्षेत्रों में विशिष्ट स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको सेलेक्ट किया गया है और इन 75 संस्थानों को नेशनल रिसोर्स सेंटर्स का नाम दिया जाएगा, एनआरसी कहा जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखिए, ये एनआरसी दूसरा है और इसके अलावा जो एनआरसी है जो इधर का विवाद का प्रपंच था वो एनआरसी दूसरा है। तो ये एनआरसी नेशनल रिसोर्स सेंटर्स के नाम से जाने जाएंगे और ये एनआरसी वास्तव में इनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग कोर्स दिया जाएगा। ज्ञातव्य हो स्टूडेंट्स, तो रिफ्रेशर कोर्स वैसे ही हर विश्वविद्यालय में रन किया जाता है। जितने प्रमुख सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं उनमें रेफ्रेशर कोर्स जरूर चलाए जाते हैं और एक एकेडमिक स्टाफ सेल होता है, एकेडमिक स्टाफ काउंसिल होता है, जो कि हर वर्ष मई और जून के माह में जब सेशन एंड होता है तो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एकेडमिशियंस को बुला करके उन्हें रिफ्रेशर कोर्स रन कराया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है, नए स्किल से उनको जागरूक किया जाता है। ये सारे प्रोग्राम ऑलरेडी रन होते हैं, लेकिन विशिष्ट रूप से वैश्विक स्तर से विश्व की प्रणालियों को और भी ज्यादा जागरूक अवस्था के साथ विशिष्ट संस्थानों को चयनित करके स्पेसिफिक विशिष्ट डिसिप्लिन में कार्य करने वाले संस्थान, यानी विशेष रूप से अपने किसी विशेष डिसिप्लिन में जाने वाले संस्थानों को विशेष रूप से इसमें आमंत्रित किया जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा और उनका एक रिफ्रेशर कोर्स चलाए जाने की योजना बनाई गई, जो कि पूरी तरीके से मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के बड़े पैमाने के स्तर पर किया जाएगा, यानी ऑनलाइन रूप से इसे जोड़ करके ऑनलाइन रूप से उनका शिक्षण कार्य और रिफ्रेशर कोर्स चलाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट रन कर रही है। इसके अलावा कुछ अन्य तत्व, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जैसे कि ओपन हाउस टेक्नोलॉजी, इस पर भी क्वेश्चन आया कि ओपन हाउस क्या होता है। ओपन हाउस पर कहा जाए तो ये काफी विस्तृत तथ्य है जो कि भारत में अभी नहीं प्रचलित है, लेकिन विश्व के अन्य देशों में से काफी कहा जाए तो सराहनीय और प्रोग्रेसिव वर्क माना गया है। एक ओपन हाउस, जिसे ओपन डे और एट होम डे के रूप में भी जाना जाता है, किसी संस्थान में आयोजित होने वाली एक ऐसी प्रघटना है जहां संस्थान के दरवाजे आम जनता के लिए खुले होते हैं ताकि लोग संस्था को देख सकें और इसके बारे में अच्छी तरह से जान सकें। ऐसी प्रक्रिया का आयोजन अक्सर किसी स्कूल या विश्वविद्यालय के भावी छात्रों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। उन्हें और उनके माता पिता को संस्थान की सुविधाओं से परिचित कराया जाता है। नए छात्रों को सुविधाओं से परिचित होने और दूसरों से मिलने या स्कूल स्टाफ और छात्रों और उनके माता पिता के बीच अनौपचारिक संचार चैनल खोलने की अनुमति दिया जाता है। तो वास्तव में स्टूडेंट्स, ओपन हाउस एक नई प्रणाली है जिसकी शुरुआत अभी भारत में नहीं देखी गई है, लेकिन विश्व के अन्य देशों में से बहुत ज्यादा देखा गया है। ऐसा माना जाता है कि भाई एक शैक्षणिक संस्थान जहां पर एक छात्र एडमिशन लेने जा रहा है वो कितना बेहतर कार्य करेगा, उसकी कार्य प्रणाली कितनी अच्छी होगी, उसकी कार्य प्रणाली में क्या गुणवत्ता है, इन सब बातों को देखने के मद्देनजर ऐसे शैक्षणिक संस्थानों को, जो व्यक्ति ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन लेना चाहता है वो पहले ऐसे शैक्षणिक संस्थानों का सर्वे करे, उनके माता पिता, अभिभावक ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में जा करके वो स्वयं एनालिसिस करें, वहां की सुविधाओं को समझें, यानी एडमिशन लेने से पूर्व ये सब कार्य होगा। और इसके साथ साथ वहां के स्टाफ से मिलें कि स्टाफ कितना कोऑपरेटिव है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितनी पारदर्शिता है उस शैक्षणिक संस्थान में। ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स वहां स्टडी कर रहे हैं उनसे मिलने का मौका मिले, उनसे बात करने का मौका मिले, यह जानने का प्रयास किया जाए कि वो शैक्षणिक संस्थान किस मायने में कितना क्वालिटी के साथ काम कर रहा है। इसके अलावा नए छात्र जो अपकमिंग अभी एडमिशन ले रहे हैं या ले लिए हैं, वो ओल्ड छात्र, ओल्ड स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरेक्शन करने का उनको मौका मिले। टीचर्स और अभिभावकों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन रिलेशन पैदा हो, यानी ये समझिए
कि जैसे हम किसी प्रोडक्ट को बाजार में खरीदने जब जाते हैं तो पहले हम उस प्रोडक्ट को अच्छे से ठोक बजाकर देख लेते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी की जांच पड़ताल कर लेते हैं। जब प्रोडक्ट परफेक्ट नजर आता है तो हम उसको खरीदते हैं। तो जब शिक्षा को भी एक वस्तु के रूप में, अभी मैंने आपको कल गैट्स पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया कि जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड के विषय में कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने शिक्षा को भी एक वस्तु के रूप में रखा है। तो जब शिक्षा को आज एक वस्तु के रूप में रखा जा रहा है, शिक्षा के लिए एक हैवी इन्वेस्टमेंट अभिभावक और छात्र करने जा रहे हैं, तो जिस संस्थान से वो हैवी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस संस्थान के विषय में जानने का उनको पूरा हक है, पूरा अधिकार है। बेहतर रूप से उस संस्थान को समझने के लिए के दृष्टिकोण से ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे ट्रांसपेरेंसी क्लियर हो। क्योंकि अक्सर ये देखा गया, आपने ऊंचा नाम सुना, फला शैक्षणिक संस्थान का काफी नाम है, और अब आप शैक्षणिक संस्थान में केवल उनके नैक एक्रेडिटेशन, उनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होना इत्यादि इत्यादि तर्ज पर लोगों से सुनते सुनाते उसकी क्वालिटी पर विश्वास करते हुए एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया कि जब एडमिशन ले लिया जाता है तो ये देखा जाता है कि भाई इस शैक्षणिक संस्थान में ऐसा कुछ तो बहुत विशेष नहीं जैसा कि बड़ा नाम सुना था। अगर मुझे पता होता कि इसमें ये क्वालिटी नहीं है, यहाँ के लोग तो ऑलरेडी असंतुष्ट हैं, मुझे इनसे मिलने का कभी मौका ही नहीं मिला, यहाँ के शिक्षक तो एकदम निकृष्ट या कहा जाए बहुत बिलो टू स्टैंडर्ड है, अतः अगर हम इनसे इंटरेक्ट कर पाते तो बहुत अच्छा होता, पहले ही समझ लेते। यानी ट्रांसपेरेंसी जैसी चीजें, चोरी से एडमिशन हो गया, बेवकूफ बना के एडमिशन हो गया, छल से एडमिशन हो गया, एडमिशन अब हो गया, अब क्या करें, अब तो फीस जमा हो गया, अब जैसे तैसे टीचर हैं जो है पढ़ाया, जैसा पढ़ाया, उनकी कोई क्वालिटी की जांच हो नहीं सकती है क्योंकि एडमिशन तो हो गया। ऐसी सारी समस्याओं को के दृष्टिकोण से मद्देनजर रखते हुए इस व्यवस्था को अब भारत में लाने की योजना बनाई जा रही है जिससे कि शिक्षा जगत में ट्रांसपेरेंसी आ सके, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके, बेहतर शिक्षा को व्यवस्थित किया जा सके और विकास के पैमाने पे सही रूप से शिक्षा जगत को लाना, यह कहा जा सकता है इस सिस्टम के थ्रू। तो ओपन हाउसिंग बहुत अच्छा सिस्टम है स्टूडेंट्स। अगर ये सिस्टम भारत में लागू होता है तो बहुत बेहतर रूप से भारत में मैं समझूंगा शिक्षा में सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन डे और टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे। ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर डे, नेशनल एजुकेशन डे। तो जरा इस पर एक शॉर्ट नोट्स में आपको प्रस्तुत करूंगा। नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है, जो भारत में एक वार्षिक उत्सव है, जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक अपनी सेवा देश को दी थी। भारत का राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। अधिकतर स्टूडेंट्स ने 5 सितंबर टिक मार दिया शिक्षक दिवस के रूप में, लेकिन ध्यान रखिएगा वहीं पे फिर क्रॉस हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं या हमें पता ही नहीं चलता है, लेकिन ये नोटिस कर लीजिए कि प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11 सितंबर सन 2008 को घोषणा की। अब इसकी घोषणा बहुत पहले नहीं, अभी हाल ही में हुई है, इसलिए भी इसकी जागरूकता ज्यादा लोगों को नहीं है। 2008 में घोषणा की। मंत्रालय ने भारत के इस महान पुत्र के जन्मदिन को भारत में शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद करते हुए मनाने का फैसला किया था। हर साल 11 नवंबर सन 2008 से इसे अवकाश घोषित किए बिना राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्पष्ट कह दिया गया कि भाई इस दिन अवकाश नहीं होगा, छुट्टी का दिन नहीं होगा, शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ इसको मनाया जाएगा। देश भर में सभी स्तरों के शैक्षणिक संस्थानों में 11 नवंबर को सेमिनार होंगे, संगोष्ठियां होंगी, निबंध लेखन, अभिरुचि प्रतियोगिताएं
कार्यशालाओं के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाना तय किया गया है। बैनर कार्ड के साथ रैलियों और साक्षरता के महत्व, नारे और शिक्षा के सभी पहलुओं के लिए देश की प्रतिबद्धता व्यक्त की जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का उद्देश्य भारत के शैक्षणिक संस्थानों को मजबूत करना, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, इसे एक स्वतंत्र भारत में शिक्षा प्रणाली की नींव रखने और देश में और क्षेत्र में देश के मौजूदा प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मौलाना आजाद के योगदान को याद करने के अवसर के रूप में देखा जाता है। इसे शिक्षा की वर्तमान स्थिति में सुधार करने के अवसर के रूप में देखा जाता है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब एक और टर्मिनोलॉजी, दैट इज टीचर्स डे, दैट इज शिक्षक दिवस और वर्ल्ड टीचर्स डे यानी विश्व शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस की बात करें तो शिक्षक दिवस शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक विशेष दिन है, यानी किसी विशेष टीचर के लिए नहीं, ये सभी टीचर्स के लिए एक कृतज्ञता, थैंक यू ज्ञापन देना, धन्यवाद ज्ञापन है। किसी विशेष क्षेत्र या सामान्य रूप से समुदाय में उनके विशेष योगदान के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए समारोह जैसे इसे मनाया जाता है। 19वीं शताब्दी के दौरान कई देशों में शिक्षक दिवस मनाने का विचार आया। ज्यादातर मामलों में वे एक स्थानीय शिक्षक या शिक्षा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में इसे जश्न जैसा मनाते हैं। यही प्राथमिक कारण है कि दुनिया में इस दिन को कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय दिनों के विपरीत अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है। भारत में पारंपरिक रूप से गुरु पूर्णिमा को शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। अब यहां पर देखिए, ये एक्चुअली क्या है, शिक्षक दिवस जो है वो हर देश में अपने अपने किसी विशिष्ट टीचर या विशिष्ट व्यक्ति के दृष्टिकोण से मनाया जाता है, यानी इसका कोई फिक्स डे शिक्षक दिवस के रूप में नहीं रखा गया है। लेकिन अगर हम भारत में देखें तो भारत में 5 सितंबर इसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर 5 सितंबर को निश्चित किया गया और उनके सम्मान में इसे सन 1962 से मनाया जा रहा है। अब ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है कि ये कब से मनाया जा रहा है, तो 1962 से मनाया जा रहा है। यहाँ एक चीज और नोट कर दूं आपको कि विश्व में कई देशों में यूनेस्को द्वारा एक तिथि निश्चित की गई है शिक्षक दिवस के लिए और वो है 5 अक्टूबर। अब यूनेस्को ने 1994 से 5 अक्टूबर को घोषित किया गया है विश्व शिक्षक दिवस। तो तीन डेट्स आपके सामने में आती हैं। पहला, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर कब से मनाया जा रहा है? 1994 से। दूसरा, शिक्षक दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1962 में। किसके जन्मदिन के अवसर पे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पे। और इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो कि अब मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पे प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी उद्घोषणा की गई 2008 से, यानी कब से? 2008 से। तो शिक्षक दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है 2008 से, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर। एक पॉइंट हो गया। शिक्षक दिवस, भारत में शिक्षक दिवस देखें तो भारत में शिक्षक दिवस उसको मनाया जाता है 5 सितंबर से। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, उनके जन्मदिन के सम्मान से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? भारत में 1962 से। और इसके अलावा विश्व शिक्षक दिवस जो यूनेस्को द्वारा प्रत्याशित है 1994 से 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से 3 तिथियां आपको मैंने रिकॉर्ड कराई। नाउ इसके अलावा अब कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हैं जो कि पूछे गए इधर तरफ एग्जामिनेशन में और जो फिर भी जिनसे और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिन्हें आज मैं डिस्कस कर रहा हूं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में अभी संशोधन करने की बात रखी गई है। अभी मैंने आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदे पर 4 लेक्चर दिए थे। 4 लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट REA 2009 में संशोधन करने की बात रखी गई, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की अवधि बढ़ाने की बात रखी गई है। ये 3 से 18 वर्ष कर देने की बात रखी गई है।
और इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर स्कीम दैट इज 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो कहा जाए फाउंडेशन लेवल पे स्टडी रखा गया है, और सेकेंडरी लेवल पे स्टडी के लिए 14 से 18। खैर, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में बदलाव करके किया जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के विषय में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स तो देखें तो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 4 अगस्त 2019 को अपनाया गया था, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के बीच निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन किया गया है। 1 अप्रैल 2010 से अधिनियम लागू होने पर भारत विश्व के उन 135 देशों में से एक हो गया जो शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार मानता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैंने आपको ऊपर कई फैक्ट्स कई वीडियोस में बताए हैं, कई यूनिवर्सिटीज के विषय में पढ़ाया, लेकिन एक छोटी सी यूनिवर्सिटी जिस पर भी कुछ क्वेश्चन इधर तरफ आए, ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, जो थोड़ा सा मैटर उस पर भी मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा। ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय एक दूरस्थ शिक्षा राज्य विश्वविद्यालय है जो संबलपुर ओडिशा भारत में स्थित है। विश्वविद्यालय 2015 में ओडिशा राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। यूनिवर्सिटी के वर्तमान वाइस चांसलर श्रीकांत महापात्र हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, जिसको मैंने एक साथ समग्र किया। अब एक महत्वपूर्ण और अंतिम बिंदु जिस पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा, और ईयरली क्वेश्चंस में अभी इनमें क्वेश्चंस भी देखिएगा आया है, तो शिक्षा में मानवीय अधिकार और मूल्य, यूजीसी की योजना, यूजीसी स्कीम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज इन एजुकेशन, ये एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया। 1985 में यूजीसी ने शिक्षा के सभी स्तरों पर मानव अधिकार शिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक खाका तैयार किया। इस योजना के 2 घटक हैं, ए मानव अधिकार और शिक्षा, और दूसरा है मानव अधिकार और ड्यूटीज एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन, और दूसरा है नैतिकता और मानव मूल्यों का संवर्धन, यानी प्रमोशन ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज। तो पहला है मानव अधिकार व कर्तव्य शिक्षा, यानी ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज और शैक्षणिक संस्थानों के बीच संपर्क विकसित करने के लिए इसे बनाया जा रहा है। नागरिकों को संवेदनशील बनाने के लिए, ताकि मानवाधिकार और कर्तव्य शिक्षा कार्यक्रम के मानदंडों और मूल्यों का एहसास हो। अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए। मानवाधिकार और कर्तव्य शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के बीच के संबंध में अनुसंधान अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए। इसके अलावा नैतिक और मानव मूल्यों का प्रसार, दूसरा पॉइंट जो है वो नैतिकता और मानव मूल्यों का प्रसार, यानी प्रमोशन ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज की बात करें तो शिक्षा के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए, सामाजिक और मानव कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए मूल्यों के प्रति जागरूकता, दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता को व्यक्त करना। दूसरा बात, विश्वविद्यालय और कॉलेजों को शिक्षण और अनुसंधान से संबंधित शैक्षिक और अन्य गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना। शिक्षकों और छात्रों के लिए बाह्य व्याख्यान, सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाएं, अभिविन्यास कार्यक्रमों जैसे मूल्यों और संस्कृति के संबंध में शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। विश्वविद्यालयों को पुस्तकों, हैंडबुक, पत्रिकाओं, शिक्षण सामग्री, वीडियो सीडी, मूल्यों से संबंधित फिल्में सहित आवश्यक सामग्री की तैयारी और उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितने महत्वपूर्ण अन्य पॉइंट्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ से पूछे गए और पूछे जा सकते हैं, इस वीडियो के अंतर्गत मैंने कवर करने का प्रयास किया। मेरा ऐसा प्रयास है कि मैं आपको मैक्सिमम फैक्ट्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं वो दे सकूं, जिसके तहत मैंने इधर तरफ लगातार इन सीक्वेंस हायर एजुकेशन के कई एक वीडियोस को अपलोड किए, जो कोई मेरे नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं उनको आप एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को एक बार समरी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा,
और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन में जाने से पहले इनमें जो बहुत से महत्वपूर्ण फैक्ट्स मैंने बताए, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, चांसलर का नाम, वाइस चांसलर जिनका नाम या अध्यक्ष का नाम, ये सारी चीजें जाहिर सी बात है एग्जामिनेशन से पहले फैक्ट्स चेंज होने की संभावना हो सकती है, बदल सकती है। सो आपका यह कर्तव्य है कि एग्जामिनेशन से पहले इनको जरूर एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, इनकी समीक्षा कर लीजिएगा। यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में फैक्ट्स पे लगभग 20 से 22 क्वेश्चन जरूर आते हैं। मैंने आपको फैक्ट्स की 4 यूनिट गिनाई थी, हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, आईसीटी और एनवायरनमेंट। इस समय मैं आपको हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन पे लगातार मैटर प्रोवाइड कर रहा हूं। जल्दी मैं आईसीटी और एनवायरनमेंट के भी मैटर्स आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, इन्हें लर्न करना है और इन्हें रिव्यू करते चलना है। तो आशा है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें जो लोग नहीं करे हैं, और जितना हो सके से इसको फॉरवर्ड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, और ताकि मेरा कमेंट जरूर करिएगा ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़ता रहे, और कमेंट के साथ प्रोत्साहन बढ़ता है जिससे मैं और भी नए वीडियोस आपके लिए लगातार इन सीक्वेंस अपडेट करता रहूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इतना जरूर बता दूं, इसके बाद जो मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उसमें क्वेश्चन डिस्कशन होगा, 15 इयर्स के क्वेश्चन डिस्कशन, वो मैं इस वीडियो के बाद से अपडेट करने जा रहा हूं। तो आप लोग लगातार मेरे से जुड़े रहिए ताकि हायर एजुकेशन की इस यूनिट को घर बैठे भी आप पढ़ सकें और क्वेश्चंस, ईयरली क्वेश्चंस को जो है उसको लगातार डिस्कस करते चलें। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।